So Mr. Z, age 52, is working in a leading company. His net savings are rupees 50,000 per month. Based on the salary growth and other factors, he expects this to rise by 20% per annum till his retirement at the age 60. This does not include the monthly contribution of rupees 9,000, 4,000 own contribution, 5,000 employer contribution to various funds towards the retirement corpus. These are expected to grow by 20% per annum till retirement. The retirement corpus by the end of this year will be 12 lakhs entirely in debt, which will yield 8% per annum on average. तो इस पैराग्राफ को सिर्फ अपन पहले प्लॉट करते हैं एक्सेल पे। ये पूरा क्वेश्चन आपको एक्सेल पे करना है और लाइन बाय लाइन आप लोगों को प्लॉटिंग करनी पड़ेगी एक्सेल पे। तो ये अभी हम लोग क्लास में तो कर रहे हैं, मैं इसका पूरा शीट भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, लेकिन मेक श्योर कि ये आप लोग घर पे वापस से प्रैक्टिस करें और ये रीड करके लाइन बाय लाइन आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, नहीं तो इस क्वेश्चन में आपको 1 घंटा लग जाएगा। अगर हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 15 मिनट्स का क्वेश्चन है जो आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है, एडिशन कितना हुआ है वो लिखना है, इंटरेस्ट कितना ऐड हो रहा है वो लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस इसका फिर लिखना है। इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 8%। ये 8% रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं एज 52 से, इसकी एज दी है 52, तो 52 से लेके हम लोग 60 ईयर्स तक इसको एक्सटेंड कर देते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है द रिटायरमेंट कॉर्पस बाय द एंड ऑफ द ईयर विल बी 12 लाख। इस साल के एंड तक रिटायरमेंट कॉर्पस हो जाएगा 12 लाख रुपीस का। तो अपन क्लोजिंग लिख लेते हैं 12 लाख। अब इस साल ऐड कितना हुआ होगा? तो savings are 50,000 per month based on the salary growth. He expects 20%. This does not include the monthly contribution of 9,000 to various funds towards the retirement corpus. Retirement corpus वाले जो फंड है वो सैलरी में नहीं है, मतलब ये 50,000 में नहीं है, उसके अलावा 9,000 अलग से उसे मिलता है जो रिटायरमेंट कॉर्पस की तरफ जाता है। तो रिटायरमेंट कॉर्पस हम लोग लिख रहे हैं, मतलब कितना आएगा यहाँ पे? सिर्फ 9,000 आएगा। 9,000 पर मंथ है तो टोटल हो जाएगा 1,08,000। एडिशन है ना? हाँ, एडिशन में। अब इन्होंने बोला है कि ये राइज होगा एवरी ईयर बाय 20%। अच्छा, तो सैलरी की हाँ, ये भी 20% से राइज होगा। ये जो इसका कॉर्पस है, मतलब जो इसका सैलरी है, एक तरह से जो सेविंग्स है वो 20% पर एनम से इंक्रीज होता जाएगा। इसको हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, इक्वल टू एस इनटू 1.2 कर देते हैं सीधा। ओके, तो 1% मतलब 1 टाइम्स और प्लस उसका 20% डायरेक्टली हो जाएगा। इनटू 1.2 करा। अब अगले साल का इंटरेस्ट कितना होगा? अगले साल का इंटरेस्ट होगा 8%। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा जो पिछले साल का क्लोजिंग था। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग था वही इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 8%। तो 8% इंटू 12 लाख करेंगे तो इतना इंटरेस्ट है। अब नीचे अपन सबको ऐड कर देंगे, सब कर देंगे। नहीं, 14,25,000। अब ये पूरे को सिलेक्ट करके और इसको अपन एक्सटेंड कर देंगे। 52 की एज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। 52 की एज में उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो था 9,000 रुपीज पर मंथ,
मतलब साल का हो गया 1,08,000 इंटू 12 हमने कर दिया है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हिज टोटल मनी इन द रिटायरमेंट कॉर्पस विल बी 12 लाख। तो ये मिला के 12 लाख है, इसलिए मैंने इसको कहीं अलग से ऐड नहीं किया। ये 1,08,000 मिला के 12 लाख हो रहा है, तो इसको कहीं भी अलग से ऐड नहीं किया है। अब जो इस साल का जो 52 वाले ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो बस मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो 53 वाला एज है इसमें सारी चीजें, सारी वैल्यूज रेफरेंस के थ्रू आनी चाहिए या फॉर्मूले के थ्रू आनी चाहिए, तभी हम उसको एक्सटेंड कर पाएंगे आगे तक। तो ये सबसे पहले वाले सेल का रेफरेंस कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया प्रीवियस वाले सेल से। इसके बाद वाले सेल का रेफरेंस कहाँ से आ गया, मैंने बोला कि एडिशन करना है कितना, जो प्रीवियस वाला ईयर है उसका 1 पॉइंट मतलब 20% ग्रो करके, तो इंटू 1.2 मैंने कर दिया, तो 20% से ग्रो होके ये वाला वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद इसका रेफरेंस कहाँ से आया, इसका रेफरेंस आया इंटरेस्ट ऑफ 12 लाख का, तो 12 लाख का इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे 8% का। और ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे फॉर्मूला सारे साथ। अब जब इन सबको आप सिलेक्ट करके आगे तक एक्सटेंड कर दोगे, एक्सटेंड यहाँ से करना है, ये नीचे प्लस साइन आएगा, प्लस साइन पे क्लिक करके और उसको ड्रैग कर देना आगे तक, तो ये आपका पूरा ऐसा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी आपके सेल्स हैं, देखो ये यहाँ तक भी आप देखोगे सब रेफरेंस में है। तो ये वाला जो सेल है ये इसका रेफरेंस का है, प्रीवियस वाला सेल का क्लोजिंग इस वाले सेल का ओपनिंग हो जाएगा। इस वाले सेल का एडिशन का रेफरेंस कहाँ से है, प्रीवियस वाले सेल का 20% ग्रो कर दिया इसमें, 1.2 मतलब 20%। इस वाले सेल का रेफरेंस कहाँ से आया, तो जो ओपनिंग था उसका 8% इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। और ये जो लास्ट वाला सेल है ये क्या है, ये इन तीन सेल्स का समेशन है, एडिशन है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। एक बार देखते हैं अगर यहाँ तक का कोई क्वेश्चन हो तो वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। So on retirement, how much will Mr. Z have in his retirement corpus? Retirement corpus में कितना पैसा रहेगा? 46 lakh, 50 lakh, 44 lakh, 48 lakh. 48,659 lakh. 48,65914. अब देखो एग्जैक्ट बिल्कुल नंबर बाय नंबर हमारा आंसर मैच हुआ है। 48,65,914. 48,65,914. ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है रिटायरमेंट का, मतलब फाइनल बैलेंस ये वाला बैलेंस है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट 1 हो गया, 48,65,914, ये हमारा सोल्यूशन यहाँ पे निकल गया। So besides his own residential house and retirement corpus, his savings and investment will amount to rupees 50 lakh. 50 lakh रुपीज का एडिशनल उसके पास सेविंग्स है by the end of the year, मतलब वो 52 वाले ईयर के एंड तक, 30% of which will be in equity. 30% इक्विटी में रहेगा 50 लाख का। तो अब हमें क्या करना है, ये बिल्कुल जो हमने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए बनाया है ये सेम चीज हमें दो और चीजों के लिए बनानी है, इक्विटी और डेट। इक्विटी और डेट, ये जो रिटायरमेंट कॉर्पस है इसको कर देंगे इक्विटी और इसको कर देंगे डेट। तो देखो तीन आपके ग्रुप्स बने हैं यहाँ पे। फर्स्ट ग्रुप इज रिटायरमेंट कॉर्पस, सेकंड इज इक्विटी, थर्ड इज डेट। तो रिटायरमेंट कॉर्पस तो हम पूरा वर्क कर चुके हैं, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। इक्विटी पे हमें करना है और डेट पे हमें करना है। अगेन लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हो, करते जाते हैं। 30% इन्होंने बोला है कि आपका इक्विटी में रहेगा 50 लाख का। 50 लाख का 30% कितना हो जाएगा, तो 15 लाख हो जाएगा इक्विटी में, और रिमेनिंग कितना बचा, 35। तो 35 लाख आपका हो जाएगा डेट में। ठीक है, he has a practice of investing at the end of each year his disposable saving into debt and equity in the ratio of 80:20। 80:20 के रेशियो में वो डेट इक्विटी में इसे डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है, मतलब 80% इन डेट और 20% इन इक्विटी। तो अब सेविंग्स कहाँ है इसकी, ये एडिशन में आ जाएगा। सेविंग्स कहाँ है, ये सेविंग्स, अच्छा सेविंग्स लिखी है 50,000 पर मंथ है, मतलब साल का हो जाएगा 6 लाख रुपए। ये भी ग्रो कर रहा है कैसे, 20% से, तो इक्वल टू दिस इनटू 1.2। अब ये जो सेविंग है इस सेविंग का 20% चला जाएगा इक्विटी में,
और 80% चला जाएगा डेट में। तो जो 6 लाख था उसमें से 4,80,000 चला गया डेट में और 1,20,000 चला गया इक्विटी में। ये हो गया। और इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं आगे, तो आगे की सेविंग होगी उसके लिए हो जाएगा। अब इसका ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा जो पिछले साल का क्लोजिंग था, तो बना लो। इंटरेस्ट कितना लगेगा इक्विटी में, ये पढ़ के आगे। इन लॉन्ग रन ही एक्सपेक्ट्स इक्विटी टू यील्ड 15%, मतलब इक्विटी में हो जाएगा 15%, डेट में हो जाएगा 8.5%। क्लोजिंग तीनों का सम हो जाएगा। सेम चीज यहाँ भी कर दो, डेट में ओपनिंग हो जाएगा प्रीवियस का क्लोजिंग, इंटरेस्ट हो जाएगा 8.5, तो इक्वल टू 8.5% मल्टीप्लाइड बाय 35 लाख, और यहाँ पे हो जाएगा सम। सम कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा कॉपी कर लो या पूरा का पूरा बस सिलेक्ट कर लो और उसमें से एक्सटेंड कर दो आगे तक 60 ईयर्स तक। ये आपका पूरा सम आ गया। अब एक लाइन और हमारी रह गई। At the end of the age 55, he expects an outflow of the funds amounting rupees 5 lakh, which he hopes to meet out of the annual savings. 55 की एज में जितनी भी उसकी सेविंग है उसमें से 5 लाख हमें घटाना पड़ेगा। 55 की एज में उसकी 10 लाख की सेविंग थी, ये 10 लाख हमने डिवाइड कर दिया कैसा, 2 लाख चला गया इक्विटी में और 8 लाख चला गया डेट में। तो ये जो 2 और 8 था, ये 2 और 8 नहीं होते हुए 1 और 4 होना चाहिए, क्योंकि 5 लाख तो उसने खर्च कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 5 लाख कर दूंगा तो ये आगे के सारे सेल रेफरेंस बदल जाएंगे, क्योंकि ये सब इस पे रेफरेंस है। तो ये फिर 5 लाख का 1.2 होगा, तो 5 लाख प्लस 20% होएगा। तो मैं यहाँ पे तो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। कहाँ पे कर सकता हूँ डायरेक्टली, ये चीज एकदम ध्यान से देखनी है, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत। डायरेक्टली जहाँ पे ये एडिशन है, ये जो E3 लिया है इसमें ब्रैकेट लगा के आप बस लगा दो E3 माइनस 5 लाख। सेम यहाँ पे आपको करना है, ब्रैकेट पे ब्रैकेट ओपन करना, E3 माइनस 5 लाख, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर यहाँ पे पूरा हो गया यहाँ तक। सेकंड में इन्होंने पूछा है, at the end of the age 55 what percentage of Mr. Z portfolio will be in debt excluding the retirement corpus। मतलब रिटायरमेंट कॉर्पस को भी मत देखो, सिर्फ आप इक्विटी और डेट में से ये बताओ कि डेट में कितना प्रपोर्शन है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू, आपको डेट का प्रोपोर्शन पता करना है। चलो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको डेट का प्रोपोर्शन पता करना है, मतलब उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे अपन, इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, मतलब डेट डिवाइडेड बाय असेट आप मान सकते हो, टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है, डेट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। एंटर किया, ये आपका परसेंटेज आ गया। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो और डेसिमल को भी इंक्रीज कर सकते हो। ये सारे ईयर से निकाल लेते हैं, जब कभी पूछा होगा फिर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। इन्होंने पूछा 55, 55 में कितना आ रहा है 69.49, ये ऑप्शन 69.49, तो ये 69.49 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा जो भी पूछा है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके और तुरंत वहां पे आंसर करते जाए। 69.49 आपका डेट इक्विटी का रेशियो है। नेक्स्ट भी शायद सिमिलर ही है बिल्कुल। If we reinvest the entire retirement corpus in debt, अगर पूरा retirement corpus हमने debt में invest कर दिया, what percentage of Mr. Z's portfolio will be in debt when he retires। मतलब अब आपको retirement corpus को भी debt
काउंट करके चलना है। तो अब इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट कॉर्पस प्लस डेट डिवाइडेड बाय रिटायरमेंट कॉर्पस प्लस डेट प्लस इक्विटी। यहाँ पे रिटायरमेंट कॉर्पस को भी डेट का एक पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, तो रिटायरमेंट कॉर्पस प्लस डेट डिवाइडेड बाय रिटायरमेंट कॉर्पस प्लस डेट प्लस इक्विटी। ये भी कर लेते हैं, सभी के लिए कर लेते हैं। रिटायरमेंट कॉर्पस, ये रिटायरमेंट कॉर्पस है तो उसका क्लोजिंग लेंगे प्लस डेट क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय रिटायरमेंट कॉर्पस प्लस डेट प्लस सेम फॉर्मेट में कर लेते हैं, कॉपी करके अरे आ गया हमारे पास। तो कब का पूछा है, रिटायरमेंट का पूछा है। रिटायरमेंट मतलब 60 की एज, 60 की एज में कितना है 74.21 है, 74.21 74.21। तो सबसे पहले हमने एज लिखा 52 से लेके 60, फिर हमने सेविंग्स लिखा 60 लाख, फिर इसका 20% इंक्रीज करते गए इंटू 1.2 कर दिया हमने। फिर रिटायरमेंट कॉर्पस लिखा, रिटायरमेंट कॉर्पस भी पूरा एज वाइज बना है, इसको हम चाहें तो पूरा टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं। फिर रिटायरमेंट कॉर्पस, रिटायरमेंट कॉर्पस पूरा आपका 12 लाख का था इस ईयर के एंड में, तो अगले साल की ओपनिंग भी 12 लाख थी। फिर एडिशन हम लोगों ने कर दिया 9,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 1,08,000 पर ईयर, और उसी को हमने 20% से ग्रो कर दिया। इंटरेस्ट हमने ले लिया 8% का, और क्लोजिंग में हमने सारे फिगर्स को ऐड कर दिया। बिल्कुल सेम चीज हमें वर्क करनी है इक्विटी और डेट के साथ, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो जाएगा। सो इंटरेस्ट रेट विल बी वेरीड इन दिस कंडीशन। इन्होंने बोला था कि टोटल इक्विटी और डेट में 50 लाख रुपीज है, जिसका 70% इज इन डेट और 30% इज इन इक्विटी। तो हमने 30% इक्विटी में डाल दिया, 70% डेट में डाल दिया। जो पिछले साल का क्लोजिंग था वही इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अगेन एडिशन हम लोगों ने रेशियो में कर दिया, 20% ऑफ द सेविंग्स इक्विटी में जा रही है और 80% ऑफ द सेविंग्स डेट में जा रही है। तो सेविंग्स का 80% हमने डेट में ऐड कर दिया। इंटरेस्ट जो ऐड हो रहा है वो आपके ओपनिंग बैलेंस का ऐड होगा हमेशा, तो 8.5% बोला है, तो 35 लाख का 8.5% ऐड हो जाएगा, और नीचे क्लोजिंग में ये सारी चीज आपकी ऐड। तो इस टाइप से हम लोग आपको एक प्रॉपर डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन बना के देंगे। इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड था, तो हमने डेट रेशियो और डेट रेशियो अगेन इंक्लूडिंग रिटायरमेंट कॉर्पस इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट कॉर्पस, यहाँ पे इंक्लूडिंग रिटायरमेंट कॉर्पस हम लोगों ने रेशियो निकाल लिया। तो इस अकॉर्डिंग ये अलग अलग रेशियोज निकले। जिस भी ईयर का पूछा है आपको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर ईयर पे जाके उसको रेट को देख के और आंसर कर देना है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। और फर्स्ट वाले में ये पूछा था। तो ये तीन जो सेल्स मैंने हाईलाइट करे ये आपके आंसर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सेकंड क्वेश्चन का और ये थर्ड क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What is the corpus required to ensure that he is able to sustain the same standard of living for 15 years after retirement? तो ये वही कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन ये हमारे टेबल में से नहीं आएगा, इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हमें रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करना है, जो हम करना सीख चुके हैं ऑलरेडी। So what is the retirement corpus required to ensure that he is able to sustain the same standard of living
फॉर 15 years आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रह पाएगा, उसके लिए कितना फंड उसे रिक्वायर्ड रहेगा ये हमें निकालना है। तो वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो लास्ट वाला पैरा है ये हमें पढ़ना है, यहाँ से आपको सोल्यूशन मिलेगा। So he expects inflation of 10% and post-retirement investment return on the portfolio at 11%. His current expenses are 40,000 per month. Current expenses है 40,000 रुपए per month. Assume zero date as the end of the age 52. Calculations are to be done on the annual basis. Ignore the taxation and interest income on saving and contribution during the year. तो अभी के इसके जो expenses है वो 40,000 के हैं और अभी इसकी एज है 52। तो 60 की एज में उसके एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा। हम लोग निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले से। तो 40,000 के अगर मंथली एक्सपेंस है 4,80,000 ईयरली कर लेते हैं, 4,80,000 ईयरली। इसको अपन फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो इनटू 1 प्लस आर, आर मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो गया 10%, तो 1.1 टू द पावर 8। तो ये हो जाएगा 1,28,000। 1,28,000 का आपको खर्चा आएगा। जो आज आपका 40,000 का खर्चा है वो उस टाइम 1,28,000 का खर्चा है। तो हम कॉपी करके रख लेते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉर्पस। तो कॉर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीवी कैलकुलेट करते हैं। अब एक्सेल में चलना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा पीवी। यहाँ पे रेट हम लोग लेंगे एडजस्टेड। एंड पर कितना है 15 इयर्स, एवरी ईयर कितना रिक्वायरमेंट है हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एफवी कुछ भी नहीं, टाइप में 1 ले लेंगे। तो बस ये रेट कैलकुलेट करना है हमें एडजस्टिंग का। 10% और 11%, मतलब 1.11 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 इंटू 100, 0.91 रेट ले लेते हैं 0.91%। जो अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा 1.44 करोड़ 144,96632, 144,96632। So this is the answer। ये आ गया आंसर। पहले हमने निकाला फ्यूचर वैल्यू, ये आया था हमारा 1,20,000। फिर हमने निकाला पीवी, वो आया हमारा 1 करोड़। पीवी में जो रेट लेंगे वो एडजस्टेड रेट लेंगे और फ्यूचर वैल्यू में जो रेट लेंगे वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। So we understand that reading the complete book feels a bit boring, इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स फॉर्म करे हैं। तो ये जो 120 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें कंप्लीट डिटेल में हमने एक एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, सो दैट आपको पूरी बुक रीड करने की जरूरत ना पड़े। सो इवन विदाउट रीडिंग द बुक यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स वेरी इजीली बाय वाचिंग दीज वीडियोस। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब कंसेप्चुअल आते हैं। सो ये थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल लिखना है, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो द एम ऑफ दीज वीडियोस इज टू क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स। अब जैसे बुक में अगर एक डेफिनेशन लिखी है तो उस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है और उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोगों ने वीडियोस में डिटेल में समझाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मेड 40 प्लस डिटेल्ड केस स्टडीज वीडियो जो कंप्लीटली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द केस स्टडीज। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन किया है। केस स्टडीज के सारे वीडियो 1 आवर ईच के हैं। सो अगर आप 10 NV का कंप्लीट कंटेंट देखोगे सो द कंटेंट इज अबव 160 वीडियोस। सो 120 वीडियोस आपको कंटेंट के मिल जाएंगे और 40 वीडियोस आपको केस स्टडीज के मिल जाएंगे। टोटल यू विल फाइंड 160 videos of NISM 10A and 10B both combined. Then there are frequently asked questions as well. So देखो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। वन इज जो बुक का कंसेप्ट है, जो बुक का कंटेंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। एंड सेकेंड इज जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं वो किस पैटर्न के क्वेश्चन आए हैं प्लस उनको सॉल्व कैसे करना है वो हमें बनना चाहिए।
सो केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस ये दोनों हम लोगों ने इसमें कवर किया है। तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं, वो ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या हमसे वो क्वेश्चंस के आंसर्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। देन ऑब्वियसली द सिलेबस इज अपडेटेड, सो जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपडेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड इवन द क्वेश्चंस एंड द केस स्टडीज आर एज पर द अपडेटेड सिलेबस। नाउ वीडियोस में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि वहां पे आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है। सो वीडियोस हैं, आप लोग वीडियोस देख के काफी सारी चीजें समझ लेते हैं, लेकिन देयर कैन बी 1 to 2% डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आया, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए। So for that we have even included one-to-one doubt clearing session with expert faculty members and that too without any additional cost. So कोई additional cost यहाँ पे included नहीं रहेगी and we will provide you one-to-one doubt clearing session. The reason being हमारा aim है कि आप एग्जाम क्लियर करें फर्स्ट अटेम्प्ट में, so that you can proudly say that yes EduFineco के कंटेंट से I've cleared the exam in first attempt. Then you will also get the complete summary of the content, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे अगर आपको लास्ट डे पे रिवीजन करना है, सो वीडियोस हम लोग एक दिन में सारे वीडियोस नहीं देख सकते, बहुत लेंदी वीडियोस हैं ये, लेकिन हम लोग लास्ट डे पे चैप्टर समरीज को जरूर गो थ्रू कर सकते हैं सो दैट लास्ट मोमेंट का जो रिवीजन है वो हम लोग प्रॉपर वे में कर पाए। एंड लास्टली यू विल गेट द सपोर्ट अंटिल यू क्लियर द एग्जाम, बिकॉज एज आई सेड आवर ओनली गोल इज टू गेट यू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो आप लोग प्रॉपरली पढ़ाई करके और एग्जाम को क्लियर करें, यही हमारा एम है, यही हमारा गोल है। So that is it from this video guys. In case you face any query, any issue, आपको कुछ भी डिस्कस करना है, you can feel free to contact us on 8889302230. You can even reach us on www.edufeneco.com. Thank you.